ठीक है, होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एक बार। देखो पहला पार्ट ये दे रखा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, अल्फा बीटा गामा, उसकी वैल्यू निकालनी है। इफ 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस बीटा और गामा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो अब इसका जो प्रॉपर मेथड था, प्रॉपर मेथड तो वही है, इसको मैं ऑर्थोगोनल बोलने के लिए ए बोल देता हूँ। तो यदि मैं बोलूँ ए ऑर्थोगोनल है मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, तो मैं क्या करूँगा इस केस में 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और गामा इंटू इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो बोल सकता हूँ अल्फा 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और गामा, उसकी वैल्यू आई मतलब 3 इंटू 3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा, देन उसके बाद कंपेयर करूँगा। 3 वेरिएबल्स है अल्फा बीटा गामा, 3 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उनसे आपका क्या आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मेथड तो यही है, एनसीईआरटी वगैरह में तो वैसे ऑर्थोगोनल है नहीं, लेकिन मान लो यदि सब्जेक्टिव कहीं भी आता है तो फिर आपको इसी तरीके से करना है। लेकिन याद करो मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद है किसी को? मैंने एक ट्रिक बताई थी, यदि कोई ऑर्थोगोनल में उसमें एक ऑब्जर्वेशन बताया था, मैंने क्या बोला था, यदि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो किसी भी रो के सारे एलिमेंट का स्क्वायर का सम या कॉलम के सारे एलिमेंट का स्क्वायर का सम वो हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है। तो उस ऑब्जर्वेशन से मैं क्या करूँ, रो 1 के स्क्वायर एलिमेंट के स्क्वायर का सम मैं बात करूँ तो 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर दूसरे से करूंगा तो क्या आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2। और सेम टू सेम यही आते हैं, जब कंपेयर करोगे ना तो यही आएंगे, आप देखोगे। इससे करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, वो तो दोनों सेम है। अब मैं कॉलम में बात करूँ तो कॉलम में बात करूंगा तो क्या जाएगा आपका 0 प्लस अल्फा स्क्वायर उसकी वैल्यू 1। तो इससे बोल सकता हूँ 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर करूंगा C2, ये आपका क्या C1 से क्या, फिर C2 का बोलूँ तो C2 के स्क्वायर के एलिमेंट का सम का वैल्यू 1 होगी, तो चेक करूंगा तो क्या आपका 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो क्या जाएगा आपका 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 1/6, तो मतलब बीटा की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 1/√6। सिमिलरली C3 के रेस्पेक्टिव में बात करूंगा तो गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 1/3 एंड गामा की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 1/√3। अब ये जो वैल्यू फाइंड की है आपने हिट एंड ट्रायल से फाइंड की है, तो आपके माइंड में ये हमेशा डाउट रहेगा कि ये वैल्यू सही है या नहीं है, इसलिए जो भी वैल्यू आती है उसको हमेशा क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने के लिए ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, ये दोनों इक्वेशन में आप क्रॉस चेक करो, तो मैं क्या करूँगा क्रॉस चेक करूँगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में हमेशा ये डाउट रहता है आपका कि पता नहीं मेरी वैल्यू सही है या नहीं है, तो क्रॉस चेक कर लिया करो इस केस में। तो क्रॉस चेक करूँगा तो पहला क्या दे रखा है आपका LHS दे रखा है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1/6 प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 1/3। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 6 आएगा, तो क्या जाएगा 3 + 1 + 2, तो क्या जाएगा 6/6, मतलब 1 आ रहा है। क्लियरली यही आपका क्या है RHS है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ये जो वैल्यू है वो आपके क्या है 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर रखूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4 × बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 1/6 प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो 1/3।
इसकी वैल्यू रखूंगा तो ये आपका क्या आएगा 2/3 और 1/3, तो 3/3 इसकी वैल्यू भी क्या आपकी 1 आ रही है। मतलब ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी वैल्यू सही है और ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। क्लियर है? किस किस ने ऐसे सोचा था और किस किस ने प्रॉपर से किया था? सबने ऐसे सोचा है प्रॉपर से किया था? किस किस का सही था? लिखो, प्रॉपर से किया था या फिर शॉर्ट में सोचा था हम लोगों ने? शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। हाँ, तो जिन्होंने प्रॉपर से किया था उनका काफ़ी लेंदी हो गया होगा, लेकिन जिनसे शॉर्ट से किया तो फिर उसमें शॉर्ट से कर सकते हो, मैंने ऐसी ट्रिक बताई थी। लेकिन हमेशा ट्रिक जब भी अप्लाई करते हो तो हमेशा क्रॉस चेक किया करो अपना आंसर। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखो। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हुआ m इज इक्वल्स टू a b c b c a c a b is an orthogonal matrix. Then maximum value of ABC, ये निकालना था। क्या किसी का आंसर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ABC? इसमें थोड़ा बहुत AMGM वगैरह यूज करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या आंसर है फटाफट से लिखो, क्या आंसर है? 1/3√3, 1/3√3 आई थिंक। हाँ सही है, सही है, वेरी गुड, 1/3√3 सही है। ठीक है, तो क्या करूँगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ m × m ट्रांसपोज = I। तो जो प्रॉपर तरीका है वो तो क्या करोगे, m × m ट्रांसपोज। m × m ट्रांसपोज का मतलब मैं बोलूँगा आपका ABCBCA इंटू मैं बात करूँगा इसका ट्रांसपोज ABCBCA और CAB। इसकी वैल्यू क्या कर दूँ मैं, आपके I के इक्वल रख दूँगा। ठीक है, अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो फिर उस केस में इससे करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं, मैं कर लेता हूँ, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। करेंगे तो क्या जाएगा आपका, ये दिस इंटू दिस, तो क्या जाएगा आपका a² + b² + c² बनेगा। सेकंड क्या बोलूँगा आपका, क्या बनेगी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो AB + BC + CA बनेगी। और थर्ड क्या जाएगा आपकी AC + BA + CB बनेगी। इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 100010001। सिमिलरली ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये आपकी क्या बनेगी AB + BC + CA बनेगी। ये आपकी बनेगी a² + b² + c² बनेगी, और ये भी इसी पैटर्न की बनेगी। तो यहाँ से मेरे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। कंक्लूड करूँगा तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, a² + b² + c² की वैल्यू क्या जाएगी 1 होगी, और दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी AB + BC + CA की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या निकालना है, ABC की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो याद करो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये सम की फॉर्म में दे रखा है, और जब मुझे प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये सम की फॉर्म में दे रखा है और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में आपके पास यूज आता है AMGM। याद करो, सम की वैल्यू दे रखी है एंड प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो उस केस में याद करो मैंने बताया था आपको AM = GM इनइक्वालिटी वो यूज में आती है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन 3 नंबर में AMGM लगाया था, तो वो बोल सकता हूँ a² + b² + c² / 3 = बोल सकता हूँ a² × b² × c² की पावर 1/3। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1/3 > ये क्या जाएगा आपका ABC की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर 2/3 है, तो दोनों तरफ क्या करो, पावर 1/3 निकालनी है, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे क्यूब कर दूंगा। तो क्यूब करूँगा तो क्या जाएगा आपका 1/27 > ABC की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या जाएगा आपका 1/√27 > ABC। तो इस केस में बोल सकता हूँ ABC की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या जाएगी 1/3√3। ये तो आपका आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सोचूं, मैं बोलूँ यदि उल्टा पूछता, यदि वो बोलता ABC की मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या वो कोई फाइंड कर सकता है? क्या वो फाइंड कर सकता है ABC की मिनिमम वैल्यू?
ABC की मिनिमम वैल्यू कोई फाइंड कर सकता है? ABC की मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो उसके लिए क्या करोगे, इन दोनों का यूज करोगे। इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि पता है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये आपको पता ही है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और फिर एक क्वांटिटी ए बी सी, और ये किस में यूज होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला लगाना और शायद इस फॉर्मूले से आएगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यदि कभी पूछे तो थोड़ा मैनिपुलेशन करके आप कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करना, इससे आपका आंसर आएगा, ठीक है। वैसे तो पूछा जाना चाहिए नहीं, क्योंकि ये अननेसेसरी का मैनिपुलेशन होगा, लेकिन फिर भी कोई पूछे तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे? नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो मुझे लगता है फिर ये नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने शायद ये लास्ट टाइम आपको मिनिमम वैल्यू ऐसे दे दी थी, इसी वजह से डिस्कस कर रहा था मैं आपको कि मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी ये मिनिमम वैल्यू, शायद नहीं निकल पाएगी ऐसे मिनिमम वैल्यू। सात्विक क्या डाउट है? आप ट्राई करो, इसी से निकलेगी तो फिर, वरना नहीं निकलेगी मिनिमम वैल्यू, और शायद मैंने जल्दी में आपको दे दी थी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उस केस में लॉजिकली सोच पा रहे हो? देखो क्या कर सकते हो, अब मैं यहाँ पे सोचूं, ऑब्जर्वेशन से देखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं पॉसिबिलिटी सोचूं, ये दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू आपके क्या है, 0 आ रही है, और इसका सम का स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, यदि आपकी क्या है कोई भी क्वांटिटी, एक मान लो आपकी क्या 1, आपने ऐसा सोच लिया कि आपका क्या एक 1 होगी, एक -1 होगी, उस केस में सोचोगे तो उस केस में आपका जब सोच पाओगे ना, तो फिर ये सारी ऐसे नहीं होगी। मतलब यहाँ पे आप सोचोगे तो एक ही वैल्यू आपको दिख रहेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, बाकी दो वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी 0 होंगी। तो उससे ये सेटिस्फाई हो रही है, चेक करोगे ये सेटिस्फाई हो रही है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। तो क्लियरली है कि इस पैटर्न की वैल्यू ही आपके क्या यहाँ पे सेटिस्फाई कर पा रही है, इस पैटर्न की वैल्यू आपकी क्या सेटिस्फाई कर पा रही है। तो इस केस में मैं बात करूंगा ए बी सी की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे आपका क्या है 0 आ रहा है, उस लॉजिक से सोच सकते हैं। लेकिन अगेन मतलब ये कोई भी बहुत ही मतलब रिलायबल मेथड नहीं है, रिलायबल मेथड नहीं है। आप ये हिट एंड ट्रायल वाला सोचा है, बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि इसमें यही होगा, क्योंकि इसमें और भी केसेस हो सकते हैं। आयोटा ले लिया, और भी बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूछेगा नहीं वो ये वाला, जैसे वो मैंने लिख दिया था ऐसे ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कशन को वेन फिटनेस में। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। प्रॉब्लम दे रखी थी, इफ p इज इक्वल्स टू √3/2 1/2 -1/2 √3/2, a is equals to 1 1 0 1 and q is equals to p a p transpose and x is equals to p transpose q की पावर 2005 into p, then x is equals to। अब याद करो, मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवा दिए थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवा दिए, उसके बाद ये बहुत बेसिक बन जाता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको क्या ये पता है कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको। तो P इंटू पी ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी आई है। ये भी एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब a की पावर n की वैल्यू क्या होती थी, 1 n 0 1 ये होती थी। और ये भी एक रिजल्ट बताया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था। यहाँ पे मैंने बताया था कि x ये होता है, तो x की पावर n की वैल्यू क्या आपकी q इजिकल्स टू दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, यहाँ पे q की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे x इजिकल्स टू क्या जाएगा, p की पावर q, और q की जगह रख दो p a p ट्रांसपोज, उसकी पावर आपकी क्या आएगी 2005 इंटू p होगी। तो याद करो, मैंने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखवाया था आपको, ये जो वाला है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आपकी क्या है a की पावर 2005 आ जाएगी। यदि सारे रिजल्ट्स याद है तो इससे आपका क्या डायरेक्टली आंसर क्या दे सकते हो, 1 2005
0 1, ये आप आंसर दे सकते हो विद इन 30 सेकेंड्स में। लेकिन जनरली ये चीज़ याद रहती नहीं है, ये तो अभी कल मैंने पढ़ाया था इसलिए आपको स्ट्राइक थी, इसलिए याद थी सारी चीज़, इसलिए आपने कर ली थी, विद इन सेकेंड्स में कर ली थी। दूसरी चीज़ क्या है, जब IIT में क्वेश्चन आ चुका है तो वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक क्रैक हो चुका है, तो जनरली इस पैटर्न के क्वेश्चन JEE एडवांस में दोबारा से दे सकता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं देगा, मतलब सेम डाटा के साथ नहीं देगा, मेंस में दे सकता है। ठीक है, तो अब जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं वो कैसे सोचेंगे, तो पहली बार जो अटेम्प्ट करेंगे वो कैसे सोचेंगे, सबसे पहले P को ऑब्जर्व करूंगा, P को ऑब्जर्व करूंगा और यहाँ पे क्या देखा, देखो डाटा दे रखा है आपका PA P ट्रांसपोज दे रखा है, तो मतलब कहीं न कहीं P और PA ट्रांसपोज इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ, प्रॉपर मेथड जो जनरली फर्स्ट टाइम में जो सोचते हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आंसर में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आंसर तो आई थिंक आ गया है क्योंकि मैंने सारी चीज़ स्टैंडर्ड में लिखवा दी है, स्टैंडर्ड में लिखवा दी है, उससे आपका आंसर है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेंगे, चेक करेंगे P इंटू पी ट्रांसपोज, तो क्लियरली P इंटू पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी I आ जाएगी। ठीक है, सेकंड चीज क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है, तो x में ये वैल्यू रखूंगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या दे रखी, P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P दे रखा है। अब याद करो मैंने बताया था a की पावर n को बोल सकता हूँ a की पावर n माइनस 1 इंटू ए, तो Q की पावर 2005 की वैल्यू, क्योंकि Q की वैल्यू दे रखी है तो Q की पावर 2005 को बोल सकता हूँ P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2004 इंटू Q इंटू P हो जाएगा। अब Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, P ट्रांसपोज Q की पावर 2004 इंटू Q की जगह रख दिया आपका PA P ट्रांसपोज इंटू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी आपका क्या लास्ट में P है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं देखूंगा यहाँ पे एसोसिएटिव रूल फॉलो हो रहा है, एसोसिएटिव रूल फॉलो हो रहा है, तो ये मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या है आपकी, P ट्रांसपोज Q की पावर 2004 सॉरी, और PA और उधर क्या बचेगा, P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू P, उसकी वैल्यू आपको पता है I होती है, और I इंटू A उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी A होती है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका क्या है, P की पावर T इंटू Q की पावर 2004 इंटू P इंटू A बचेगा। अगेन लास्ट टाइप का ही बन गया, लास्ट टाइप का ही ये बन गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो ये लास्ट टाइप का ही बन गया, A को छोड़ दो, ये जो चीज़ है लास्ट टाइप का बन गया। अगेन एक बार और पैटर्न देखता हूँ, तो Q की पावर 2004 को मैं क्या बोल सकता हूँ, P की पावर T Q की पावर 2003 इंटू Q इंटू P इंटू A। Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, फिर से पुट करूँगा, तो क्या जाएगा आपके पास, P की पावर T Q की पावर 2003 एज इट इज़ है, Q की जगह रख सकता हूँ, आपका क्या होगा, आपका PA P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A हो गया। अगेन एसोसिएटिव रूल लगाऊंगा, एसोसिएटिव रूल लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी I आ जाएगी, और ये जो एक्सप्रेशन हो गया P की पावर T Q की पावर 2003 इंटू P इंटू A ये बन गया A इंटू A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरली दिखेगा कि यह आपका क्या फिर से उसी पैटर्न में आ जाएगा, तो इसको सोल्व करूंगा तो जो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या जाएगा आपका, P की पावर T Q की पावर 2002 इंटू P इंटू A क्यूब आ जाएगा। क्लियरली इन सब में क्या पैटर्न है, इन दोनों पावर का सम 2005, इन दोनों पावर का सम 2005, इन दोनों पावर का सम यहाँ पे 2005 है, तो जो लास्ट टर्म बनेगी वो लास्ट टर्म क्या बनेगी आपकी, P की पावर T Q की पावर 1 P A की पावर 2004 बनेगी। अब Q की लास्ट टाइम वैल्यू रख दोगे, लास्ट टाइम वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, P की पावर T, क्योंकि लास्ट टाइम वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगी, क्योंकि वैल्यू PA P ट्रांसपोज इंटू P इंटू A की पावर 2004। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पैटर्न बनाऊंगा, ये पैटर्न बनाऊंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी I, ये पैटर्न बनाऊंगा तो ये आपकी क्या होगी I इंटू A इंटू I, ये A हो गया तो क्या आपका A इंटू A की पावर 2004, तो मतलब A की पावर 2005, ये इसका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये वो स्टूडेंट करेंगे जो फर्स्ट टाइम आपका अटैम्प्ट कर रहे थे, तो जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था उन बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, उस टाइम स्ट्राइक होना डिफिकल्ट था, अब तो काफ़ी हद तक क्रैक हो चुका है, तो उस वजह से आपका क्या काफ़ी ईजी तक बन गया है। ठीक है, चलो रिजल्ट लिखवाया है, ध्येय मैंने लिखवा चुका है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखवाया है, मैंने तो आपको डायरेक्टली लिखवा दिया ना।
लेकिन वो फर्स्ट टाइम करोगे तब नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट पैटर्न करोगे। बोलो। मैं कह रहा था कि हमने जो पी को हमने ऑर्थोगोनल प्रूव कर दिया, तो फिर पी टू पी टी इज इक्वल टू आई आ गया, तो ये इजी लिख के फिर इक्वेशन में नहीं रख सकते? तो सर नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे पी और ए है, तो एसोसिएटिव रूल जरूर अप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक साथ आ जाए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मतलब Q इजिकल्स टू आप ऐसे P इंटू पी ट्रांसपोज इंटू ए कर दोगे, तो यहाँ पे Q इजिकल्स टू ए जो करोगे वो मैथमेटिकली रॉन्ग है। मैट्रिक्स में ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ, मतलब ये आपका ठीक है, आंसर जरूर आ रहा है। मतलब ऐसा करना होता तो फिर इतना लेंदी करने की क्या जरूरत होती, बताओ? जब ऐसा ही होता तो डायरेक्टली कर लेते, इतना लेंदी ये सारी चीज स्टेप्स करने की जरूरत कहाँ पे पड़ती? वो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, उसी वजह से यहाँ पे बार बार मल्टीप्लाई करके ही किया है। आया समझ में आपको? ठीक है। क्या एक दो ऐसे और दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो तुम लोग के होमवर्क टाइप से कुछ, या फिर आगे बढ़े? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें क्या है, टाइम भी लगेगा। स्ट्राइक हो तो बहुत बढ़िया है, स्ट्राइक हो तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है 125, 0 1/2 -1 1/2, इसकी होल पावर 5, 1/2 -1 2 0, इसकी होल पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर -5x + 20 x + 2 इज इक्वल्स टू, ये एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है 40। ये 5 है, ये 1 2 3 4, ये 4 मल्टीप्लाई है, और इसकी पावर 5, इसकी पावर 5, इस मैट्रिक्स की पावर 5 है, इस मैट्रिक्स की पावर 10 है, इस मैट्रिक्स की पावर 5 है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ 1 - अल्फा इंटू 1 - बीटा, आंसर है वो इंटीजर टाइप का होगा अप टू 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स में इसका आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी को स्ट्राइक होगा तो बहुत मजा आएगा, स्ट्राइक नहीं होगा तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ये जेई एडवांस 2016 में आया था, और ये भी उस पेपर का मैं सबसे टफ में ही मैं प्रॉब्लम में कंसिडर करूँगा, जेई के टफ प्रॉब्लम में ही था। सर इक्वल के बाद क्या है? इक्वल के बाद है ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है 40, मैट्रिक्स में एक एलिमेंट है 40। ठीक है, ये जेई एडवांस 2016 का है, इसको मैं एज ए टफ प्रॉब्लम कंसिडर करूंगा। अगेन ये ट्रिकी था, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम आप ट्राई करना, सॉल्यूशन मत देखना गूगल वगैरह पे, नहीं तो मज़ा खत्म हो जाएगा। लेट p इज इक्वल्स टू 1 0 0 4 1 0 16 4 1। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्ट्राइक हो, आपको कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करो। एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 if Q is a matrix Qij of 3x3 is a matrix such that P की पावर 50 minus Q is equals to I, then value of Q31 plus Q32 upon Q21 is, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 103, सी ऑप्शन है 201 और डी ऑप्शन है 205। चलो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन। किसी को स्ट्राइक हुआ तो फिर
बन सकता है, स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाके आएगा। उसी वजह से मैंने इसको क्या कंसिडर किया है, टफ प्रॉब्लम में इसको रेट किया है मैंने। जेई एडवांस की प्रॉब्लम थी, 2016 में पेपर 2 में आया था ये। ठीक है, ट्राई करना है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और काफ़ी कैलकुलेटिव बनेंगे यदि प्रॉपर से करोगे। लेकिन कुछ शॉर्ट्स में कुछ स्ट्राइक हो गया तो काफ़ी इजी बन सकते हैं। इजी तो नहीं बनेंगे लेकिन काफ़ी अच्छा बन सकते हैं। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। मैं होमवर्क देखो पर आगे पढ़ते हैं थ्योरी में। प्रॉपर टाइम देना, 5-5 मिनट भी लगे तो कोई इशू नहीं है। सर जेड है क्या? जेड नहीं है, जेड कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। जेड कहाँ है? 52 है ये, 52। जेड कहाँ है? जेड कहाँ है? जेड तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने। ये लिखा है आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। p की पावर 50 माइनस q इज इक्वल्स टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। राइटिंग में कई बार कुछ इशू हो जाता है तो मैं हर चीज में डिक्टेट करता हूँ जब लिखता हूँ तब भी, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखो। माना घर पे बैठे हो, उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता तुम्हारा। आगे पढ़ते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक तरीके से डेफिनेशंस ही है। मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया है, कुछ अलग से पढ़ना भी नहीं है, डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस याद है तो फिर ठीक है, नहीं याद है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है मैट्रिक्स में, कौन कौन सी आ सकती है? एडम्पोटेंट, इनपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, यूनिटरी, ये सारी मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन दे देगा इफ ए मैट्रिक्स दे रखी देन विच ए इज विच, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी इस टाइप से। तो बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो मैट्रिसेस है वो आपकी होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या ये सुना है नाम पहले आइडेम्पोटेंट का? आइडेम्पोटेंट का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? एक बार यूज हुआ था अपने सेट्स में आया था, याद करो। आइडेम्पोटेंट सेट आया था, आइडेम्पोटेंट सेट्स था मतलब वो आइडेम्पोटेंट था, तो वैसे ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो लिख लो डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called idempotent matrix. A square matrix A is called idempotent matrix if A square is equals to A. If A square is equals to A, तो उस टाइप की जो मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगा? आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलूँगा। एग्जाम्पल मैं दूँ, एग्जाम्पल मैंने बोल दिया A 1 0 0 0। इसमें देखोगे ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है? ए के इक्वल आएगी, आइडेम्पोटेंट है। और क्या हो सकता है? आई 1 0 0 0, ये तो हमेशा के लिए क्या आपका आई स्क्वायर इजिकल्स टू आई होता है, तो ये तो हमेशा आइडेम्पोटेंट ही होती है। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूँ, ये 3 × 3 की कोई मैट्रिसेस है, मैंने बोल दी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। यहाँ पे इसको आपका होमवर्क रहेगा, चेक करो कि यहाँ पे ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं है, ये आप चेक कर लेना। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नोट पढ़ते हैं। इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए हो गया। अब मैं बात करूँ ए क्यूब की, तो ए क्यूब की बात करूंगा तो ए क्यूब को मैं बोल सकता हूँ आपका ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के, तो मतलब ए इंटू ए, और ए इंटू ए किसके इक्वल होता है? आपका ए स्क्वायर के, और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के, तो ये ए हो गया। तो मतलब इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ ए क्यूब की वैल्यू भी क्या जाएगी आपकी? ए के इक्वल हो जाएगी। ए टू पावर 4 की वैल्यू बोल दूँ तो ए क्यूब इंटू ए आ जाएगा। ए क्यूब की वैल्यू किससे लास्ट में पढ़ा था मैंने? ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या बजाएगा? ए स्क्वायर, और ए आइडेम्पोटेंट है, ये तभी आपके आइडेम्पोटेंट है मतलब इसकी वैल्यू भी है, तो मतलब ए टू पावर 4 भी इजिकल्स टू ए हो गया।
तो मैं क्या बोल सकता हूं, इफ A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन A टू पावर n इज इक्वल्स टू A फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू ऑलवेज। इसका वाइस वर्सा हमेशा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये कई और केस में भी मिल सकता है, आइडेम्पोटेंट के अलावा भी कोई और भी मैट्रिक्स से भी हो सकती है, जब उस केस में ये सारी चीजें हो। मतलब a टू पावर n इज इक्वल्स टू दे रखा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपका क्या वो हमेशा आइडेम्पोटेंट, मतलब a टू पावर n इज इक्वल्स टू a है तो बोल सकता हूँ, लेकिन तो वो अब गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे लिख लिया, नॉट टू, not 2 if A is an idempotent matrix then determinant of A is equals to plus minus 1 but converse is not true। कन्वर्स का मतलब वाइस वर्सा, वाइस वर्सा जरूरी नहीं, मतलब उल्टा ऐसा नहीं है कि यदि a की वैल्यू 1 है या फिर डिटरमिनेंट a की वैल्यू 1 है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू -1 है, तो उसका मतलब वो आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। वो कुछ भी हो सकती है, वो इनवॉल्यूटरी भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है, नॉर्मल मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, कैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको क्या दे रखा है, आइडेम्पोटेंट है, a आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूँ, दोनों तरफ मैं लेता हूँ टेकिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट लूंगा तो उस केस में क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट जब पढ़ोगे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है a टू पावर n की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a उसकी होल पावर n, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। तो उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ये क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a, और डिटरमिनेंट ऑफ a एक वैल्यू है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटरमिनेंट a से डिटरमिनेंट a कैंसिल, तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस माइनस 1 नहीं, ये होगी 0 और 1, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, a की वैल्यू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आपकी क्या होगी 1। ठीक है, ये चेंज कर लेना, प्लस माइनस 1 नहीं, 0 और 1, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, प्लस माइनस 1 की जगह 0 और 1 कर लेना, वो प्रिंटिंग हो गई है मिस्टेक। नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से, जरूरत नहीं है बेटा याद रखने की, बस सिंपल ऐसा याद रखो, वाइस वर्सा वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बता दिया, नॉलेज के लिए बता दिया। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ये सारी चीज़ें इस टाइप की, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स है तो ये क्या है, बस डेफिनेशन ही यूज आती है, इतना एक्स्ट्रा में जाने की जरूरत नहीं है, वो बस मैंने बता दिया आपको। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स लिख लो डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called involutory matrix. A square matrix A is called involutory matrix if A square is equals to I। A स्क्वायर की वैल्यू A होती है तो आइडेम्पोटेंट होती है, A स्क्वायर की वैल्यू I होती है तो आपके क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो हमेशा आपके पास रहता ही रहता है, आपके क्या है, A की वैल्यू ये होगी 1001, तो मतलब ये आपके क्या होगी, I होगी, तो ये आपके क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब देखो वाइस वर्सा वाला देखो, उस केस में क्या बोला, a टू पावर n इज इक्वल्स टू a है, तो मतलब a आइडेम्पोटेंट, जरूरी थोड़ी कि आइडेम्पोटेंट, a इनवॉल्यूटरी भी तो हो सकती है। क्वेश्चन आया समझ में, क्योंकि a उसको सेटिस्फाई कर रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो, तो इनवॉल्यूटरी भी तो हो सकती है ना, तो मतलब उस वजह से मैंने बोला था, जरूरी नहीं कि हमेशा यही हो। एक एग्जाम्पल और लिख लो, एक और लिख लो, ये थोड़ा सा अटपटा है, चेक करना -5 -8 0 3 5 0 1 2 एंड -1 चेक करना है यहाँ पे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू I आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना आपको घर पे, मैंने लिख दिया है, अब चेक करना है।
तो ये जानबूझ के इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं कि आई टाइप से हो, किसी भी टाइप की हो सकती है। पुराना एग्जाम्पल भी मैंने इसलिए लिखा था, किसी भी टाइप की हो सकती है। नोट में लिख लो इसमें प्रॉपर्टीज में, इफ ए इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स then determinant of A is equals to plus minus 1 but converse is not true। A इनवॉल्यूटरी मतलब आपका क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, दोनों तरफ मैं ले लेता हूँ टेकिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी 1, तो इसको बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी प्लस माइनस 1। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब यदि ऐसा दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 देन ए मस्ट बी एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आपके क्या आइडेंपोटेंट के केस में भी थी और जनरल मैट्रिक्स के केस में भी हो सकती है, जो आइडेंपोटेंट निलपोटेंट इनवॉल्यूटरी कुछ भी ना हो उस केस में भी हो सकती है। क्लियर है? लिख लिया तो डन लिखो फटाफट से। लिखा हो तो डन लिखो फटाफट से। ठीक, थर्ड होती है आपकी निल पोटेंट मैट्रिक्स। सुना है किसी ने निल पोटेंट का नाम? निल पोटेंट मैट्रिक्स नाम सुना है किसी ने? ठीक है, लिख लो डेफिनेशन। ए स्क्वायर, ये देखो ये सारी उसके ऊपर लिख लेना, सम स्पेशल टाइप जो मैट्रिक्स है ना उसमें ऊपर हेडिंग डाल लेना अप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, अप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं सारी चीज में, तो लिख लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड निल पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड nilpotent matrix of index P। A square matrix is called nilpotent matrix of index P। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, A square matrix is called nilpotent matrix of index P if A to power P is equals to null matrix। O का मतलब हो गया null matrix, जीरो नहीं है। A टू पावर P इज इक्वल्स टू ओ का मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की पावर करूंगा 2 पावर 3 पावर 4 पावर करूंगा तो उस केस में नल मैट्रिक्स हो जाएगी, तो वो आपका क्या है ये जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे वैसे बोलूँ इफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या जाएगी आपकी 3 इंडेक्स की नल मैट्रिक्स। 3 इंडेक्स की नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। चेक करो चेक करो क्या है ये, निल पोटेंट मैट्रिक्स है क्या नहीं है, क्या है फटाफट लिखो इसके बारे में, क्या है ये, क्या है ये जल्दी बताओ, निल पोटेंट है या नहीं है? देखो आइडेंपोटेंट निल पोटेंट इनवॉल्यूटरी सबके लिए मुझे ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, तो क्या करूंगा यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर निकाला तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर मतलब बोल सकता हूँ आपका ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दिस इंटू दिस, तो क्या जाएगा ये एक्सप्रेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये बन जाएगा ए बी क्यूब, ये बनेगा ए बी क्यूब, और ये बन जाएगा आपका माइनस ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मतलब माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस
ये बने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब क्या है माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस ऑफ ए स्क्वायर बी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब आपका क्या है माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियरली इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 0 0 0। तो ये क्या जाएगी निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, ऑर्डर नहीं इंडेक्स 2। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आपको कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। डिटर्मिनेंट दे दी 0 0 0 4 0 0 16 4 0। ये आपकी क्या होगी निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। जानबूझ के लिखा है ये एग्जांपल कुछ हेल्प करने के लिए। ये एग्जांपल जानबूझ के लिखा है मैंने के लिए। दे बताओ क्या डाउट है, बहुत डाउट आते हैं तेरे को यार। सर हाँ हमने ये जो आपने ए दिया ना ए इक्वल टू ए बी वाला, हाँ तो उसमें हमने ए स्क्वायर निकाला वो 0 आ गया। सर अगर ए क्यूब निकालेंगे तो हाँ। 0 ही आएगा ना। तो फिर आगे तो 0 इंटू एनी मैट्रिक्स तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सर फिर वो इंडेक्स इंडेक्स मतलब मिनिमम वैल्यू जहाँ पे पी की मिनिमम वैल्यू जहाँ पे नल मैट्रिक्स बनेगी, उसके आगे तो 0 बनेगी नहीं है ना आगे। ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी 0 होगी, ए की पावर 4 0 होगी, वो तो आगे होगी ही होगी। तो इंडेक्स क्या है आपका मिनिमम वो वैल्यू पी की जिसके लिए आपका क्या हो जाएगा 0 हो। मतलब लिख लो इंडेक्स क्या है 3 क्या आपका मिनिमम इन पी क्या आपका पी क्या होगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच आपका क्या होगा ए टू पावर पी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? नोट हो गया तो डन लिखो, रब कर देता हूँ मैं। ये मैट्रिक्स मैंने जानबूझ के लिखी है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। फोर्थ लिखो पीरियोडिक मैट्रिक्स। आई थिंक ये तो पता ही है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होगी फॉर सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करेगी, वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी। अच्छा एक एग्जांपल लिखा मैंने, बोला इफ ए टू पावर 4 इज इक्वल्स टू ए, तो इसका पीरियड बता सकते हो क्या होगा? इसका पीरियड बता सकते हो क्या होगा? गुड, मतलब सही समझ रहे हो। बहुत से बच्चे बोलेंगे पीरियड इसका क्या होगा, आपका पीरियड हो जाएगा आपका 4 नहीं होगा। कितने इंटरवल बाद देखो, ए की पावर देखो, ए के जस्ट बाद ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4, 3 साइकिल हो रही है, 3 साइकिल हो रही है, तो जितनी साइकिल हो रही है वो आपका पीरियड हो जाएगा। तो उस वजह से कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए डेफिनेशन भी मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ आपकी, जिसमें आपका क्या ऑटोमेटिक कर रहे। तो लिख लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए पीरियोडिक मैट्रिक्स। A square matrix is called periodic matrix of period k. A square matrix is called periodic matrix of period k. A square matrix is called periodic matrix of period k if a to power k plus 1 is equals to a. तो ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी ऑफ पीरियड के। इसीलिए इसको ऐसे मैं करूंगा, इसको बोलूंगा ए की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो आपका क्या जाएगा 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हो आई तो आपका सबका एग्जाम्पल है ही 1 0 1 0 0 1। बता सकते हो आई का पीरियड कितना हो जाएगा? आई का पीरियड कितना हो जाएगा पीरियोडिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पीरियड? अब यहाँ पे देखोगे आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है, आई क्यूब इज इक्वल्स टू आई की पावर 4, सबकी वैल्यू आई की पावर n की वैल्यू आई है। कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है? एक इंटरवल के बाद करके। तो आई एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड आपका क्या जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। एक नोट डाल लो, एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स
is a periodic matrix of period 1। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 सबकी वैल्यू आपकी क्या है, ए के इक्वल हो रही है, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इज ए। ऑप्शन है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, डी ऑप्शन नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, ई ऑप्शन है पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड। बता सकते हो तुक्के से कि कौन सी बनेगी? क्या तुक्के से बता सकते हो? अब यहाँ पे तुक्के से नहीं बता सकते हो, यहाँ पे आपको क्या सोल्व ही करना पड़ेगा। इस वजह से मैं जानबूझ के जनरल वाले बता रहा हूँ कि तुम लोग का ये एजम्पशन ना रहे कि ऐसी कुछ भी बनेगी। यहाँ पे देखोगे तो ए स्क्वायर तो फाइंड करना ही पड़ेगा और ये दोनों के लिए मुझे ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर चेक करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल भी नहीं आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल भी नहीं आएगी, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएंगे। और ए स्क्वायर की वैल्यू नल मैट्रिक्स इक्वल भी नहीं आएगी, मतलब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर ये दोनों और निकालना है, ये दोनों निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा ए क्यूब निकालूंगा। तो ए क्यूब की वैल्यू ए होगी तो ये आंसर हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू 0 होगी तो ये आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ए क्यूब की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या जाएगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसको करने का, यही तरीका है। ठीक है, कर लोगे? यस नो लिखो। ठीक है, फिफ्थ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बता चुका हूं या फिर नहीं बताया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में? बताया क्या? ठीक है, नहीं बताया तो लिख लो फिर वापस से। बता दिया था, ओके ठीक है, हो गया। तो फिर से लिख सकते हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या होगा आपका सिंगुलर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में क्या होगा आपका नॉन सिंगुलर। नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। याद करो जब मैट्रिक्स स्टार्टिंग थी तो मैंने बोला था मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स। अब नंबर्स में मैंने क्या बोला था, रियल नंबर भी बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला था मैंने। उसके एलिमेंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। पहला लिखो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। लिख लो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। लिख लिया गया यहां तक? डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिख लिया गया यहां तक? हाँ लिखो, द मैट्रिक्स obtained by replacing elements by their conjugate elements, the matrix obtained by replacing elements by their conjugate elements when
एलिमेंट्स आर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, when element are in form of complex number, when elements are in form of complex number is called conjugate of a matrix, is called conjugate of a matrix, is called conjugate of a matrix. मतलब मैं कह रहा हूँ यदि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एलिमेंट्स को उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से रिप्लेस करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलूंगा. तो मैं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए कॉन्जुगेट. ए कॉन्जुगेट मतलब जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड कॉन्जुगेट था वैसे यहाँ पे ए कॉन्जुगेट है. तो क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स दे रखी ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और ये कोई नंबर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए कॉन्जुगेट की वैल्यू बोल सकता हूँ ए आई जे का कॉन्जुगेट, और ये आपका क्या है m क्रॉस n, ये वो क्या है उसका कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. जैसे एग्जांपल के लिए लिखूँ, एग्जांपल के लिए ऐसा ले लिया, इफ़ ए इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा -5 और -6 माइनस आयोटा -6, देन ए कॉन्जुगेट. ए कॉन्जुगेट क्या होगा, ए कॉन्जुगेट क्या होगा, याद करो इसका कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होता है, ए कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका सबका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट. ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, आयो कॉन्जुगेट याद है ना, आयोटा का साइन चेंज कर देते, तो ये वैल्यू क्या आपका 2 - 3 आयोटा, आयोटा का साइन चेंज करूँ -4 आयोटा. यहाँ पे आयोटा है नहीं, इसको बोल सकता हूँ -5 + 0 आयोटा, तो इसको बोल सकता हूँ -5 - 0 आयोटा. मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट आपका क्या है, रियल नंबर ही होता है, तो यहाँ पे आपका क्या है -5. अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, इसको माइनस आयोटा प्लस 6 कर सकते हैं, लेकिन रुको, हमेशा कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता है, तो ये वैल्यू क्या जाएगी प्लस आयोटा -6 हो जाएगा. ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, आई थिंक कर लोगे इस पैटर्न के क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड लिखो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है. तो लिख लो, द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स of a given matrix, the transpose of a conjugate matrix of a given matrix is called transpose conjugate of a matrix. The transpose of a conjugate of a matrix of the given matrix is called transpose conjugate of a matrix, and it is denoted by ए की पावर थीटा. ये सारी डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये सारी डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ये चीज़ ध्यान रख लो. तो एनसीईआरटी में जो चीज़ नहीं होती वो चीज़ थोड़ा सा आप अलग से पढ़ लिया करो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट सी हो सकती है. इसको डिनोट करता हूँ ए की पावर थीटा. ए की पावर थीटा का मतलब ये है कि आपका ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब ए की पावर थीटा का मतलब होता है ए की पावर कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, और इसकी वैल्यू ये भी होती है ए की पावर ट्रांसपोज का पावर कर देता हूँ उसका कॉन्जुगेट कर देता हूँ, दोनों वैल्यू ही आपकी क्या है सेम होती है. ये क्या करो, बहुत सेम, दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. करके देखो, करके देखो, कोई भी मैट्रिक्स है उसका क्या करो, पहले कॉन्जुगेट करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज करो फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों ही आपका क्या है सेम आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आया समझ में ये चीज़, पहले कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज करो फिर कॉन्जुगेट करो, दोनों ही केस में आंसर सेम होगा. क्लियर है बेटा, यस नो लिखो फटाफट से. एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल ऊपर वाले एग्जाम्पल का लिख लेना. ये दे रखी है, ए दे रखा है, मान लो आपका क्या दे रखा है 2 + 3 आयोटा 4 आयोटा -5 और
माइनस आयोटा माइनस 6। तो इसके लिए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल देना। तो दोनों मेथड से प्रूफ कर देना, दोनों मेथड से इक्वल प्रूफ करके दिखा देना। पहले आपके क्या करो, इस मेथड से निकालना, फिर इस मेथड से निकाल देना, और दोनों की वैल्यू इक्वल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नोट हो जाए तो डन लिखो। सारा मैट्रिक्स जो रियल नंबर में पढ़ा था वो सारा अपन लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ेंगे। उसमें और भी बहुत सारी होती हैं, हेर्मिटियन स्क्यू हेर्मिटियन होती है, जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होती है, वैसे हेर्मिटियन स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स भी होती है। लिख लिया, डन लिखो फटाफट से। प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज, इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी सेम टू सेम आपकी कॉन्जुगेट जैसी होगी, सॉरी सेम टू सेम ट्रांसपोज जैसी होगी। ट्रांसपोज के केस में जो प्रॉपर्टी थी वैसे ही आपकी क्या यहाँ पे होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वापस से क्या होता है आपका ए मैट्रिक्स होती है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको ए की पावर थीटा को मैं रीड करूंगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो वापस से क्या जाएगा आपका ए। सेकंड होती है ए प्लस बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो जैसे ए प्लस बी ट्रांसपोज होता है वैसे ही आपका क्या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। थर्ड, ए इंटू बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई में तो हमेशा उल्टा ही होता है, ये रूल याद रखना, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और फोर्थ, के इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो बाहर क्या निकलेगा, के का कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्योंकि के का भी तो कॉन्जुगेट होगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट होगा ना, तभी तो ट्रांसपोज बनेगा। ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्जुगेट होगा तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, कॉमन लेते टाइम ये चीज़ मिस्टेक कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जल्दी से नोट करो फटाफट से, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बस डेफिनेशन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूछा जाएगा इससे। नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट। आज जो भी पढ़ा है कोई भी उसमें टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है आपकी 12th में, और रेफरेंस बुक्स में जनरली भी नहीं, मतलब बाकी सब में मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलता है, बस डेफिनेशंस याद रख लेना ये। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, पहला हो गया ट्रांसपोज, दूसरा कॉन्जुगेट, तीसरा यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स जैसे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वैसे ही आपके क्या है, सॉरी यूनिटरी मैट्रिक्स सेम होती है ऑर्थोगोनल वाली, इनवॉल्यूटरी नहीं, ऑर्थोगोनल जैसी मैट्रिक्स होती है वैसे ही आपके क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, यदि अब एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स if A transpose conjugate into A is equals to I is equals to A into A transpose conjugate। याद है ना, सेम टू सेम ऑर्थोगोनल जैसा ही है। A transpose conjugate into A is equals to I is equals to A into A transpose conjugate। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगा, आपका यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। फोर्थ हो गया हेर्मिटियन एंड स्क्यू हेर्मिटियन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम पे दिए हैं, तो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हेर्मिटियन एंड स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स, आएगा नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। जो प्रॉपर्टी आपकी क्या है ऑर्थोगोनल में थी वैसे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में होगी, लेकिन ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में ऐसा बोल नहीं सकते। आप एक बार चेक करना,
क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपका क्या स्क्वायर की वैल्यू 1 हो। तो एक बार चेक करना, किसी एग्जांपल लेके चेक कर लेना, आप तब कंफर्म करोगे। बाकी बहुत ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, आएगा तो डेफिनेशन ही आएगी, बाकी नहीं आएगा। डेफिनेशन ही आएगी, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन सेम लाइक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सेम लाइक स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बोलूँगा, लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हेर्मिटियन मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए होगा तो हेर्मिटियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ हेर्मिटियन एंड स्क्यू हेर्मिटियन। ये क्या होगी, सेम टू सेम लाइक हेर्मिटियन वाली आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू हेर्मिटियन वाली क्या जाएगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक। जो स्क्यू सिमेट्रिक में थी वो सारी की सारी हेर्मिटियन भी फॉलो करेगी, और जो सिमेट्रिक जो फॉलो करती थी वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, हेर्मिटियन भी करती थी। तो सिंपल एक तरीके से नाम अलग है, काम एक ही तरीके से है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, उसी का नाम बदल के हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन कर दिया है, जब उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एलिमेंट्स रियल है तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जब एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी भी सेम होगी, सारी चीज़ें सेम होगी, डेफिनेशन भी सेम होगी। आई बात समझ में, नोट कर लो, बस डेफिनेशन ही है। तो वही उसी रीजन से वो क्वेश्चन का आंसर आया था, डिटर्मिनेंट वो जो आया था ना, तो ओड ऑर्डर का वो आपका क्या था, स्क्यूज हेर्मिटियन मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 थी, तो उस वजह से 0 वैल्यू आई थी। ओड ऑर्डर की स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स थी जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई थी, उस वजह से आई थी। मैंने एग्जांपल दिया था, आई थिंक मैं डिटर्मिनेंट में करवाऊंगा, फिर से नोट हो जाए तो लिख लेना। आपकी चॉइस है, लिखनी चाहो तो लिख सकते हो, या फिर सिंपल आप याद भी रख सकते हो। हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टी वही होंगी जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की थी। क्लियर, लिख लिया तो फटाफट नोट करो। अच्छा, एक बात पूछनी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपका क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकलता है, जो कि आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं है, लेकिन वो बोर्ड्स में है। बोर्ड्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से वो टॉपिक हटा दिया है। तो आप लोग बोलोगे तो मैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला वो क्वेश्चन वो टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप नहीं बोलोगे तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा। आप बताओ क्या करना है, पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और उसमें अराउंड 1 आवर के आसपास लग जाएगा उसको पढ़ाने में अपन को। 1 आवर नहीं तो 45 मिनट्स तो आसपास लगेगी। तो एनसीईआरटी में कोविड की वजह से वो हटा दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का पता नहीं है कि हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी यूज नहीं आता है। तो बोलो आपको पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, जल्दी लिखो फटाफट से। ठीक है, स्कूल में पढ़ाते हैं तो फिर ठीक है, मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ बेसिक आइडिया देता हूँ, बाकी स्कूल में पढ़ लोगे तुम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आपके क्या डिटरमिनेंट में, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ऑन ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। तो एक चीज याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स में बात करूं तो मेरे पास सिर्फ 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर वैलिड। सही टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस वैलिड है। क्या क्या ऑपरेशन है? पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है, कोई भी 2 रो को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं रो आई इज इंटरचेंज बाई रो जे। मतलब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब कभी मुझे आपका क्या रैंक निकालनी हो या फिर मुझे डिटरमिनेंट की सोल्व करना हो तो मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रो 2 की जगह रो 1 होती है और रो 1 की जगह रो 2 होती है, तो वो सोल्व करना कंपेरेटिवली आसान होता है। तो ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं, कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ।
सिमिलरली ये सेम टू सेम ऑपरेशन कॉलम के लिए होगा, तो कोई भी कॉलम को कॉलम 1 और कॉलम 2 इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन बिल्कुल वैलिड है। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, किसी भी रो को मैं कोई भी फाइनाइट नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर फाइनाइट नंबर से मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। ये दूसरा आपका क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी रो के एलिमेंट को मैं फाइनाइट नंबर से, मैं फाइनाइट नॉन जीरो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। सिमिलरली दूसरा ऑपरेशन, इसका चौथा ऑपरेशन क्या होगा, किसी भी कॉलम को मैं किसी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर इसको मैं नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ। ये ऑपरेशन मैं इस तरीके से एरो से लगा रहा हूँ। एरो का मतलब आपका क्या है, यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन लगाया। फिफ्थ टाइप का ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी रो के एलिमेंट में मैं दूसरी या रो तीसरी या किन्हीं भी रो के साथ में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। मतलब अल्फा आर जे प्लस बीटा आर के, मैं एक साथ कई भी रो है कॉलम को एलिमेंट को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, पर उसी रो में ऐड सब्सट्रैक्ट होगा। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी नंबर से, किसी जो से, जैसे मैं ये ऑपरेशन लगाऊं R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये ऑपरेशन वैलिड है। R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2, ये भी वैलिड है। R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वैलिड भी है। R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 3R2 प्लस R3, ये सारे के सारे ऑपरेशन वैलिड है। ऑपरेशन कब लगाऊंगा, कोई स्पेसिफिक एम होगा। ऑपरेशन कब लगाऊंगा, स्पेसिफिक एम होगा। जनरली ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग जीरो बनाने के लिए, क्योंकि डिटरमिनेंट करेंगे, जब डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते टाइम जीरो बनाना होता है, और मैट्रिक्स की जब रैंक फाइंड करते हैं तो रैंक फाइंडिंग करने में भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने होते हैं, तब मुझे ऑपरेशन लगाने होते हैं। तो ये जो तीसरा ऑपरेशन है ये भी बिल्कुल वैलिड है। सिमिलरली ये सिक्स ऑपरेशन मैं बोल सकता हूँ, ये सेम टू सेम ऑपरेशन कॉलम में सी आई इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ आपका सी आई प्लस एल्फा सी जे प्लस बीटा सी के, ये साथ करता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक साथ में मैक्स टू मैक्स हम लोग कितने ऑपरेशन लगाएंगे, जितना ऑर्डर उससे एक कम, एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स उतने ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब एक साथ में एटलीस्ट, मतलब एट मोस्ट n-1 ऑपरेशंस कैन बी यूज इन वन स्टेप। एक स्टेप में मैं मैक्स टू मैक्स जो ऑर्डर है उससे एक साथ एक कम आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं। जैसे 3 इंटू 3 आपकी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एक साथ मैं 2 ऑपरेशन लगा सकता हूँ। 2 इंटू 2 की है तो एक साथ 1 लगाऊंगा। 4 इंटू 4 की है तो एक साथ 3 ऑपरेशन लगा सकता हूँ। लेकिन मैट्रिक्स में मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब तक तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक साथ एक ही ऑपरेशन लगाना। मैट्रिक्स में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक साथ एक ही ऑपरेशन लगाना, एक साथ 2 ऑपरेशन मत लगाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डिटरमिनेंट में हम लोग एक साथ 2 ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन जब भी याद करो, जब भी मान लो आपकी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, जनरली 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी, तो जब भी मुझे ऑपरेशन लगाना हो तो ऐसा मत करना कि किसी एक मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाया और उसी का दोबारा यूज करूं। जैसे मान लो मुझे ऐसे ऑपरेशन लगाना था R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अब यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगा के बोल सकता हूँ R1 माइनस R3, ये ऑपरेशन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि एक स्टेप में यदि ये दोनों एक साथ लगा रहा हूँ तो एक स्टेप में यहाँ पे R1 का यहाँ पे यूज हो रहा है और R1 का ये आ रहा है, तो R1 कौन सा लूंगा, ये ऑपरेशन नहीं लगूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में किसी भी एक रो या एक कॉलम की टर्म से हेल्प से मैं बाकी 2 रो बाकी कॉलम पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो मैं इसके बजाय, ये करने के बजाय मैं ऐसा बोलूंगा R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1 या R1, ये बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, R1 की हेल्प से बाकी सब पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ। एक रूल और याद रखना, जिस पे ऑपरेशन लगाना है वो पहले आपको क्या करना है, जिससे ऑपरेशन लगाना है वो पहले लिखना है। मतलब R2 पे लगाना है तो R2 इज इक्वल्स टू R2 में प्लस माइनस करूंगा
R3 पे लगाया तो R3 प्लस माइनस करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। और एक ही बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है ऑपरेशन लगाते टाइम, ये जो ऑपरेशन कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, जीरो बनाना होता है तो उनको ऐसा लग रहा है कि -2 4 ऐसा दे रखा है, तो उनको लग रहा है कि +2 जो ऐड करूंगा तो उससे जीरो बन जाएगा। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ऑपरेशन R1 = R1 प्लस माइनस K, ऐसा कोई ऑपरेशन लगाते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं R1 + 2 R1 - 3 R1 = इस टाइप के ऑपरेशंस नॉट वैलिड, इस टाइप के ऑपरेशन नहीं लगा सकता मैं आप लोग, क्योंकि ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं है। भले ही आपको जीरो बन रहे हैं लेकिन ये ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, इस टाइप के ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये लिखो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, इसी टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन अपने पास वैलिड होते हैं। ठीक है, पहले ये लिखो, फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है वो मैं बताता हूँ। पहले फटाफट लिखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कहाँ पे आएगा, यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा तो मेनली 3 यूज हैं। पहला यूज है आपका क्या है, फाइंडिंग इनवर्स, लिख लो यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। यूज कहाँ होंगे, फाइंडिंग, पहला यूज होगा फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला यूज क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज होगा। सेकंड क्या होगा, R1 = R1 - R3 क्यों नहीं हुआ, अरे R1 = R1 - R3 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ और यहाँ पे R1 का यूज कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी R1 यूज करूंगा ये चीज नहीं पता है ना आपको, यहाँ पे पहले ऑपरेशन से पहले वाली लगाऊं या फिर ऑपरेशन के बाद वाली लगाऊं, तो उस वजह से मैंने नहीं लिया। मैं ऐसा ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा जिसमें आपका क्या एक एलिमेंट यूज हो रहा है उसी के ऊपर दोबारा से लगा रहा हूं। R1 यूज हो रहा है ऑपरेशन, दोबारा ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक रो या एक कॉलम की हेल्प से मैं बाकी 2 रो या बाकी 2 कॉलम पे ऑपरेशन लगाऊंगा। कल जब ऑपरेशन कराऊंगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कराऊंगा, उस केस में आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। कल मैं एलिमेंट्री जब ऑपरेशन कराऊंगा उस केस में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कहाँ पे होता है, पहला यूज होता है आपका फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और ये जो कि आपका क्या मैं बोलूँ, इनफैक्ट पूरे पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन होता है, टफ की नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा लॉजिकल क्वेश्चन होगा जो सबसे कम बच्चों का सही होता है। रीजन ये है कि बच्चे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते टाइम मिस्टेक कर देते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाते हैं टाइम, वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ों का ध्यान क्या होता है, लेट्स एज्यूम करो कि मैंने रो के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है, तो जब तक इनवर्स नहीं निकलेगा तब तक मैं रो पे ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा। कॉलम के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है तो जब तक आपका क्या इनवर्स नहीं निकलेगा तब तक मैं कॉलम्स के ऊपर ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा। ये एक कंस्ट्रेंट होता है मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट में ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं होता है। डिटर्मिनेंट तो वैल्यू होती है, उसमें कहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस से कर सकते हो। रो पे लगा दे तो रो पे कर सकते हो, कॉलम पे लगा दे कॉलम पे कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी वजह से पहला गलती करते हैं। दूसरी गलती क्यों करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें लॉजिकली सोचना होता है। अब यदि किसी ने एज इट इज प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं किया है तो उसका आंसर आएगा ही नहीं एलिमेंट्री ऑपरेशन में। इस वजह से एग्जाम के टाइम में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि एलिमेंट्री क्वेश्चंस सबसे लास्ट में करना, जब सारे चैप्टर क्वेश्चन बन जाए उस वजह से सबसे लास्ट में एलिमेंट्री ऑपरेशन करना, क्योंकि टाइम टेकिंग भी होता है, अराउंड 8 से 10 मिनट लगेंगी एनसीईआरटी में एलिमेंट्री ऑपरेशन करोगे और उसमें गलती होने का भी चांस होता है। तो उस वजह से एलिमेंट्री ऑपरेशन को क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आपका क्या एनसीईआरटी का बोलूँ, हाफ ईयरली हो, फुल ईयरली हो या फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आता है हमेशा 6 मार्क्स का। वो आपका आता है, 2 मेथड आते हैं आपका, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर आपका क्या सॉल्यूशन निकालना है। ये दोनों हमेशा और में आते हैं। 12th क्लास के पेपर में हमेशा आते थे ये क्वेश्चन, हमेशा आते थे। इस साल आपका क्या मार्किंग स्कीम चेंज कर दी है तो हो सकता है 6 मार्क्स के बजाय 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ जाए, लेकिन अभी तक जो 2019 तक हर ईयर में ये क्वेश्चन आते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला। ठीक है, तो मैं इसका यूज बता रहा था, एप्लीकेशन बता रहा था। पहला आपका क्या इनवर्स फाइंड करने में, दूसरा इसका यूज होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने में। किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करूंगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से रैंक फाइंड करते हैं। तीसरा आपका क्या यूज होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, डिटरमिनेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने में। ये 3 यूज है, लिख लो फटाफट से, लिख लेना। ठीक है, तो कल स्टार्ट करता हूँ। कल मैं आते ही इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सबसे पहले एनसीईआरटी में जो मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और दूसरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले में एडजॉइंट का यूज होगा। एडजॉइंट पढ़ाने के लिए मुझे माइनर, कोफैक्टर और वो सारी चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट अभी मिक्स हो जाएगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट थोड़ा मिक्स है तो वो अपन कल करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।
होमवर्क कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे तो सब कुछ लिंक ही है, मैं एक साथ ही पूरा खत्म होगा, लेकिन फिर भी जो जो पढ़ाया है वो आप करना चाहो तो कर सकते हो, सारा लिंक है एक्चुअली, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिक्स दे रखा है अपने मॉड्यूल में। तो तुम सोल्व कर लो, लेवल 2 वगैरह तो एटलीस्ट सोल्व कर लो, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से हुआ है। नहीं, डिटरमिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स से अलग होते हैं, मैं बताऊंगा बाद में। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।